अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप जोन सा मर्जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें इसमें, चाहे KMnO4 चाहे K2Cr2O7। दूसरी चीज़ बेटा मैंने आपको ये बताई थी कि ऑक्सीडेशन होता क्या है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑक्सीडेशन की आपको बेटा डेफिनेशन मिलेगी ज़्यादातर केमिकल इक्वेशन के अंदर, वो या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा आपके कंपाउंड से, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या बेटा आपको क्या वहाँ पर मिल रहा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये दो काम बेटा आपको मिल रहे होंगे। और बेटा ऑक्सीडेशन इन अल्कोहल में आपने कहाँ कहाँ से कौन कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो मैं ये भी लिख देता हूँ। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए बेटा आपने जो एक हाइड्रोजन रिमूव करना है वो बेटा आपने OH से करना है, और बेटा दूसरा हाइड्रोजन जो आपने रिमूव करना है अल्फा कार्बन से रिमूव करना वो बेटा बिल्कुल ठीक है, रिमूव दी हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन। बेटा ये सिर्फ मैं कल का लेसन जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे आज, ठीक है। 10-15 मिनट में मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ बस। बेटा ये दो हमने काम कल किए थे क्लास में, कि हाइड्रोजन को रिमूव किया था OH से और हाइड्रोजन को रिमूव किया था फ्रॉम अल्फा कार्बन। अब ज़रा देखते हैं बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केस में आप कैसे ऑक्सीडेशन करेंगे। बेटा ये जी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ प्राइमरी अल्कोहल, और बेटा ये है जी एटॉमिक ऑक्सीजन। आपको मैंने कल भी बताया था कि जब भी आपको ये एटॉमिक ऑक्सीजन इस तरह नज़र आए ना बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो समझ जाएं पीछे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसने ये रिलीज़ किया है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल के केस में आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और बेटा यहाँ कंडीशन में लिख रहा हूँ हीट अंडर डिस्टिलेशन। और बेटा इसको मैं प्राइमरी अल्कोहल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है ना बेटा OH, उसके साथ वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जब भी आपने अल्कोहल से हाइड्रोजन को अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, तो एक हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करना है, OH से, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करना है, अल्फ़ा कार्बन से। तो ये देखें बेटा ये हो रहा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दी अल्कोहल, तो ये अब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो गई है। और बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गए हैं, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आपको बनाते हुए दिखाई देंगे। ये देखिएगा इधर, ये बेटा हमने कल काम किया था एक। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया जी, बताएं शाबाश। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड बन गया है बेटा। दो कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो इसका नाम होगा एथानल। एथानल, AL स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड। किससे बनाया है बेटा, एथानोल से बनाया है। एथानोल से एथानल कैसे बनता है, MCQ में पूछ सकता है आपसे कि एथानोल से एथानल कैसे बनेगा, तो आप बताएंगे बाय दी ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा। अच्छा बेटा ये हीट अंडर डिस्टिलेशन का मतलब मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि हीट अंडर डिस्टिलेशन का क्या मतलब है। कि आपने बेटा एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आपका बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल है एथानोल जिसको मैं कह रहा हूँ, और बेटा इसी के अंदर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर देना है। और बेटा ये यहाँ पर इस तरीके से बेटा आप देखिएगा अभी कि जब आप इसको बेटा हीट करेंगे यहाँ से, देखिए जब हीट करेंगे ना तो रिएक्शन स्टार्ट होगा किसके दरमियान, एथेनॉल और ऑक्सीजन के दरमियान, और क्या बनेगा, एथेनल बनेगा। एथेनल बन रहा है और वाटर बन रहा है। बेटा जो एथेनल है ना ये पोलर मॉलिक्यूल तो है लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव तो नहीं है ना। तो हीट करने से बेटा होगा ये कि एथेनल के वेपर्स बनेंगे, और बेटा उन वेपर्स को, ये जो वेपर्स बनेंगे एथेनल के, ये एथेनल के वेपर्स हैं बेटा, वेपर्स ऑफ एथेनल। बेटा ये वेपर्स यहाँ कंडेंसर में जब आएंगे तो ये कूल डाउन होंगे, और बेटा आपको यहाँ पर एल्डिहाइड मिल जाएगा दूसरे रिसीविंग फ्लास्क के अंदर। तो याद रखिएगा ये कंडीशन मैंने क्लास में भी बेटा बार बार बताई थी कि जब भी वो कहे कि अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की है, प्राइमरी अल्कोहल, ये याद रखिएगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हीट अंडर डिस्टिलेशन, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एथेनल बनेगा। सिमोन बेटा ये बात समझ आ गई है।
जी सर। अच्छा, अब मैं प्राइमरी अल्कोहल की दोबारा ऑक्सीडेशन करने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा अभी बेटा। प्राइमरी अल्कोहल की ही ऑक्सीडेशन करूँगा, प्राइमरी अल्कोहल। और बेटा इस प्राइमरी अल्कोहल की अब जो ऑक्सीडेशन होगी ये हीट अंडर रिफ्लक्स होगी, और आप देखेंगे कि अब डिफरेंट प्रोडक्ट आपको बेटा मिलेंगे। प्राइमरी अल्कोहल की बेटा ऑक्सीडेशन हो रही है, हीट अंडर रिफ्लक्स। तो अब बेटा आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसे मिलेगा देखिएगा ज़रा जी। पहले मैंने हीट अंडर रिफ्लक्स का यहाँ पर डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ और फिर हम रिएक्शन बेटा करते हैं। रिफ्लक्स की डेफिनेशन जो डायग्राम है बेटा मैंने आपको पहले भी बनाकर दिखाई थी कि उसमें आप जो कंडेंसर बनाते हैं ना वो वर्टिकल पोजीशन में होता है ऐसे। बेटा इस तरीके से आपका कंडेंसर होगा, ऊपर से ये आपने ओपन रखा हुआ है, और यहाँ बेटा आपका प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, और बेटा इसको आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। चलें जी अब रिएक्शन देखें और फिर आपको डिफरेंस समझ आएगा कि हीट अंडर डिस्टिलेशन में एल्डिहाइड और हीट अंडर रिफ्लक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बनता है। एरो के ऊपर लाजमी लिखना है बेटा, आपने एरो के ऊपर लाजमी लिखना है कि अब हीट अंडर रिफ्लक्स हो रहा है जी। बेटा मैं इस रिएक्शन को पहले डायरेक्ट कर दूं या चलें दोनों स्टेप से पहले करता हूं। बेटा क्या आपको रूल बताया था कि जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो एक एच आपने OH से रिमूव करना है और एक एच आपने अल्फ़ा कार्बन से रिमूव करना है। बेटा पहले तो आपके पास बनेगा ये एल्डिहाइड, ये वाटर निकल जाएगा, और बेटा आपके पास ये बेटा बनेगा इधर, ये देखें ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, और बेटा साथ में वाटर बन जाएगा। लेकिन अब ज़रा इस डायग्राम पर आए बेटा, ये जो एल्डिहाइड आपने बनाया है, आप क्योंकि इसको हीट भी कर रहे हैं ना, तो ये एल्डिहाइड के बेटा वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे इधर। ये देखें ये वेपर्स हैं एल्डिहाइड के, ये जो एल्डिहाइड बना है ना एथेनॉल, इसके वेपर्स। लेकिन बेटा ये जो वेपर्स हैं ये कंडेंस होकर दोबारा कहाँ पर आ जाएंगे, दोबारा इसी फ्लास्क में आएंगे बेटा, इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में दोबारा गिरेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि आपने एक्सेस में लिया होगा, जिसकी वजह से बेटा फ़र्क ये पड़ेगा अब कि जो आपका एल्डिहाइड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। क्यों बेटा, पिछली डायग्राम में अगर आप गौर करें, बेटा पिछली डायग्राम में अगर आप गौर करें तो ये जो आपके बेटा यहाँ पर वेपर्स बन रहे थे ना, ये जो आपके यहाँ पर बेटा वेपर्स बन रहे थे एथेनॉल के, वो वेपर्स दोबारा उसमें नहीं आकर गिर रहे थे बेटा। वो वेपर्स आपके कहाँ जा रहे थे, इस डिलीवरी ट्यूब में जहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, और वो एल्डिहाइड सेपरेट हो रहा था फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था एल्डिहाइड दोबारा उसके पास नहीं आ रहे थे, बल्कि एल्डिहाइड दूसरे फ्लास्क में जा रहे थे, ठीक है। लेकिन इस डायग्राम में आप गौर करें कि आपने बेटा जो एल्डिहाइड बनाया उसके जो वेपर्स बने वो दोबारा उसी फ्लास्क में आ रहे हैं, जिसकी वजह से एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, और बेटा ये एक ऑक्सीजन इस कार्बोनाइल और H के दरमियान में आकर ऐड हो जाएगा। तो आपका बेटा अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ये चेक कीजिएगा अभी, ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बना है, एथेनोइक एसिड। तो अब एग्ज़ाम में जब आएगा, जिस तरह कल एक स्टूडेंट ने पूछ लिया था क्लास में, मैंने बताया था एग्ज़ाम में जब आपसे वो कहेगा कि हीट अंडर रिफ्लक्स, तो क्या आप ये 2 स्टेप करके दिखाएंगे? नहीं। एग्ज़ाम में बेटा जब आएगा तो आपने इस तरह लिखना है, जिस तरह वो कहता है CH3 CH2 OH, बल्कि वो कुछ भी नहीं यहाँ लिखेगा, आगे एरो के ऊपर बस लिखेगा, यहाँ लिख देगा वर्डिंग में ऑक्सीडेशन आपने इसकी करनी है, और नीचे बेटा कंडीशन लिख देगा हीट अंडर रिफ्लक्स, ये लिखेगा बस। तो जब वो हीट अंडर रिफ्लक्स लिखेगा तो आपके जहन में ये डायग्राम आनी चाहिए, और इस कार्बन को बस आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा भेज देना है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और साथ में बेटा वाटर, ठीक है जी। और अगर वो बेटा इस तरह कहता है आपको, ये दोनों देखें प्राइमरी अल्कोहल, अभी सेकेंडरी पर हम नहीं आए। अगर वो प्राइमरी जी बेटा, अगर वो कहते हैं जी हीट अंडर डिस्टिलेशन, ये ज़रा डिफरेंस बेटा देखिएगा,
ये क्योंकि बार बार पूछेगा वो आपसे। हीट अंडर डिस्टिलेशन, तो आप डिस्टिलेशन के लिए वो पिछली डायग्राम आपके जहन में आनी चाहिए, और आप इस केस में बेटा एल्डिहाइड बनाएंगे, CH3CHO, और साथ में बेटा वाटर बन जाए। तो ये दो रिएक्शन बेटा थे प्राइमरी अल्कोहल के। बस मैं सेकेंडरी अल्कोहल रिवाइज करवाता हूँ, फिर हम अपने स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसमें ये दो ऑप्शंस नहीं है, बस आप उसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे हीट अंडर रिफ्लक्स करें या हीट अंडर डिस्टिलेशन करें। ये देखें इधर, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब बेटा सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है मैं फिर बता देता हूँ। बेटा जो अल्फा कार्बन होता है ना, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होगा, ये देखें अल्फा कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट होगा। बेटा दिस इज अल्फा कार्बन, देखें जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, ये डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट होगा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। बॉन्ड्स बेटा हम इसके पूरे कर देते हैं। देखें इस कार्बन का एक बॉन्ड कम है तो एक हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है जी। तो इसकी बेटा ऑक्सीडेशन करनी है, जोन सा मर्जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लें, एसिडिफाइड KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। रूल यहाँ पर बेटा वही होगा कि आपने एक जो हाइड्रोजन है वो OH से एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से रिमूव करना है बेटा। तो बेटा ये देखिएगा दोबारा आपके पास यहाँ पर वाटर बनेगा, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होगी तो कीटोन आपके पास बनेगा। बेटा ये जो CO है ना, इसको डबल बॉन्ड करें आप, जिस तरह पिछले रिएक्शन में किया था, ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा बेटा। ये देखिएगा C डबल बॉन्ड O, एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट बस। और अच्छा बेटा ये देखें C डबल बॉन्ड O और दोनों मिथाइल ग्रुप ये जो लगे हुए हैं ना, ये आपके इधर आ जाएंगे बेटा। तो ये कीटोन बन गया इससे, कीटोन, और साथ में बेटा वाटर। तो डिफरेंस देखें कि सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा, सेकेंडरी अल्कोहल उसकी जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल की, तो बेटा आपके पास कीटोन बनेगा। ये बात याद रखने वाली है। कीटोन, कौन सा कीटोन बना है? 3 कार्बन वाला है बेटा, तो प्रोपेन कहें 3 कार्बन को, और प्रोपानोन। बेटा अब आपने दो चीज़ें याद कर ली हैं जी। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है और बेटा आपका एल्डिहाइड भी बन सकता है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो बेटा कीटोन बनेगा, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल में आप देख लें कि क्या करना है, काम वही करना है बेटा, एक HOH से रिमूव करना है, एक H अल्फा कार्बन से रिमूव करना है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये दो ग्रुप्स वैसे के वैसे ही लगे हैं बेटा। इन दो ग्रुप्स में हमने कुछ भी नहीं किया, आप ये देख सकते हैं, एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये लगे हुए बेटा, ये मिथाइल दोनों यहाँ पर लगे हुए। तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कीटोन देता है बेटा। अभी तक ये देख लें कि हमने ये जो दो ऑक्सीडेशन की हैं बेटा अल्कोहल की, तो ऑक्सीडेशन हो गई हैं। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन भी आपको मिलेगी। आपने ओ लेवल से ही बेटा ये चीज़ पढ़ी थी कि जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 होता है बेटा, इसका कलर क्या होता है? एसिडिफाइड K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर होता है। और बेटा ऑक्सीडेशन करने के बाद ये ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्रीन कलर में। तो बेटा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। अगर कलर चेंज हो रहा है इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन हुई है। इसी तरह प्राइमरी अल्कोहल की भी जब ऑक्सीडेशन होगी तो बेटा इसका कलर चेंज होगा। लेकिन बेटा अभी मैं बस, जो बच्चे अभी आ रहे हैं ना लेट, तो बेटा हम अभी लेसन स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सिर्फ मैं एक रिएक्शन और करा दूं, ये कल की क्लास थी जिसको हमने रिवाइज किया है बस। बेटा टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये बेटा आप लोग जहन में रख लें कि जो टर्शरी अल्कोहल है इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, नो रिएक्शन। बेटा क्यों नहीं होगी, इसका आंसर आप मुझे खुद बता सकते हैं। क्योंकि जो टर्शरी अल्कोहल में अल्फ़ा कार्बन होगा वो डायरेक्टली 3 कार्बन्स के साथ कनेक्ट होगा। अब मुझे बेटा बताएं कि मैंने रूल क्या बताया था कि जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो एक H आपने OH से निकालना है
और एक H आपने अल्फा कार्बन से निकालना है बेटा। क्या अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है यहाँ पर? जी बेटा, नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो नो रिएक्शन। जब रिएक्शन नहीं होगा बेटा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा यहाँ पर एसिडिफाइड K2Cr2O7, उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। जो ऑरेंज कलर का वो था तो वो ऑरेंज कलर में ही रहेगा। बेटा ये हमने कल 3 रिएक्शंस किए थे, ठीक है। तो और एक मैंने बेटा आपको जाते जाते एक क्वेश्चन करवाया था, वो भी ज़रा देख लें। इस तरह का बेटा एक क्वेश्चन आपको करवाया था। ये चलें बेटा देखिए, इसकी मैंने ना ऑक्सीडेशन करनी है जी, और मैंने यूज़ किया हुआ है जी एसिडिफाइड KMnO4। बेटा सबसे पहले जब भी कोई आपको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे तो आप फंक्शनल ग्रुप देखा करें इसमें कौन से हैं। जी बेटा बताएं इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं इस एल्कीन इस मॉलिक्यूल के अंदर बेटा? सर एक एल्कीन है और अल्कोहल भी है। एक अल्कोहल नहीं बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। एक एल्कीन और एक प्राइमरी अल्कोहल। और बेटा ये देखें कि ये जो KMnO4 आपने लिया हुआ है एसिडिफाइड KMnO4, क्या ये इस काबिल है कि ये अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर ले? क्योंकि अल्कीन का तो आपने पढ़ा हुआ है रिएक्शन बेटा कि एसिडिफाइड KMnO4 हॉट कंसनट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 जो होगा वो क्या करेगा बेटा, वो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये आपने बेटा पढ़ा हुआ है। तो अब KMnO4 जो है बेटा एसिडिफाइड KMnO4 वो इस प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब आपने इस KMnO4 अंडर डिस्टिलेशन है या रिफ्लक्स है? हीट अंडर रिफ्लक्स। तो बेटा अब आपने क्या करना है कि पहले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक कर देना है ना, क्योंकि आपने अल्कीन में पढ़ लिया ये कि जब भी हॉट कंसनट्रेटेड यूज़ होगा अल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से बेटा क्या करेंगे आप, कीटोन बनाएंगे जी। ये देखें इधर, और बेटा ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना इसके साथ क्या चीज़ अटैच है भाई, एक हाइड्रोजन अटैच है। तो एक तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जी, इस डबल बॉन्डेड कार्बन का एक तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ये लें जी, ये बेटा मैंने इसका बनाया है अभी, इस वाले का। लेकिन बेटा आपको ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन नज़र आ ये जो आपको प्राइमरी अल्कोहल नज़र आ रहा है बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? अभी हमने पढ़ा है जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे वो किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड, हीट अंडर रिफ्लक्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। ये देखें ये आपके पास बेटा मॉलिक्यूल बन गया। तो इसलिए अब आपको तो बेटा थोड़ा सा इस तरीके से सोचना होगा कि जब भी वो कोई रिएजेंट ले तो आपने देखना है कि आया वो रिएजेंट इस काबिल है कि वो एक फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन करेगा या दोनों से करेगा। अगर दोनों से करेगा तो आपने दोनों से करवाना है। सर मेरा एक सवाल है। जी बेटा। सर ये जो ये है यानी कि वो इथीन में जो दूसरा कार्बन है इथीन का जिसका आपने कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरह का बनाया है, इसके साथ तो एक हाइड्रोजन है लेकिन कोई मिथाइल ग्रुप बेटा मिथाइल होना लाजमी नहीं है, कार्बन का होना लाजमी है। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर एक हाइड्रोजन हो ना तो दूसरी साइड पर एक कार्बन लगाओ, चाहे वो कार्बन अल्काइल की फॉर्म में हो, CH3 की फॉर्म में या CH2 की फॉर्म में या CH की फॉर्म में, या सिर्फ कार्बन भी लगाओ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही आप भेजोगे। एक हाइड्रोजन का अगर एक हाइड्रोजन उसके साथ है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। दो हाइड्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा। कोई हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन में जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम बेटा अपना नया दो कार्बन उसके साथ डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच्ड है तो फिर कीटोन होगा। जी बेटा। अगर एक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। जी बेटा जी। और अगर दोनों हाइड्रोजन है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना? जी बेटा। ओके सर। अच्छा बेटा अब हम चलते हैं अपने हेलोजेंस के ऊपर। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बेटा ग्रुप 17 का हेलोजन। सर बाकी कितना रह गया ऑर्गेनिक का? बेटा ऑर्गेनिक आपकी इस वीक ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ऑर्गेनिक इस वीक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सर पेपर में तो सारा आएगा ना?
बेटा पेपर आपका सारा आएगा और ज़ाहिर बात है मॉक में आपको पता है कि सारा सिलेबस ही आता है ना। सर इनऑर्गेनिक तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक तो बड़ी आसान है, आज एक टॉपिक हो सर आप जाएगा। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? जी बेटा, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? जी बेटा रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा बेटा हमारा टॉपिक है जी ग्रुप 17। बेटा आपने ओ लेवल्स में ना जो ग्रुप 7 पढ़ा था उसी को ये 17 बोल रहा है। बड़ा भला 17 ये किस वजह से कह रहा है? क्योंकि इसने बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी बेटा उनके ग्रुप्स भी काउंट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप 7 या ग्रुप 17 जिसको आप क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब होता है बेटा सॉल्ट मेकर। ये जब भी किसी मेटल के साथ मिलते हैं तो ये सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। इसलिए ये सॉल्ट मेकर या इनको हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस के अंदर बेटा हमारे पास जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेटा पहली चीज़ आपको इनके फिज़िकल स्टेट्स पता होने चाहिए कि इनकी फ़िज़िकल स्टेट्स क्या हैं। और बेटा दूसरी चीज़ आपको इनके कलर्स पता होने चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में फ़िज़िकल स्टेट तो बहुत कम पूछता है लेकिन कलर्स बेटा वो लाजमी पूछता है, या एमसीक्यू में पूछ लेगा या स्ट्रक्चरल क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा। तो बेटा फ्लोरीन की फ़िज़िकल स्टेट क्या होगी एट रूम टेम्परेचर? जी बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। बेटा फ्लोरीन की फिजिकल स्टेट गैस, क्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन इज सॉलिड। आपको पता है बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक मरकरी और एक ब्रोमीन, ठीक है जी। इन दो एलिमेंट्स के अलावा बाकी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो। अच्छा बेटा इनके कलर्स क्या होंगे? कलर भी आपने याद रखने हैं। फ्लोरीन का बेटा जो कलर है पेल येलो, ये बेटा पूछता है आपसे, इसको आप इसी तरीके से वर्डिंग याद करेंगे, ग्रीनिश येलो। अच्छा यहाँ पर बेटा रेड ब्राउन या ऑरेंज। अब ये दो कलर्स किस लिए हैं मैंने आपको पहले ही बेटा बताया था। अगर आप प्योर ब्रोमीन लेना, प्योर जिसमें वाटर ना हो, उसका तो कलर होता है बेटा ब्राउन। लेकिन अगर आप एक्वस ब्रोमीन लेते हैं कि ब्रोमीन में वाटर डाल के अक्सर यूज़ करते हैं, तो उसका कलर होता है ऑरेंज। तो आप जोन सा मर्जी याद कर लें कलर, रेड ब्राउन लिख दें या ऑरेंज लिख दें। और बेटा आयोडीन के बारे में याद रखें कि आयोडीन का जो कलर है वो ग्रे ब्लैक, और बेटा इसके आपने ना दो तीन कलर मैं आपको बताऊंगा, आपने वो तीनों याद रखने हैं कि सॉल्यूशन में इसका क्या कलर होता है वो भी आपने देखना है। तो बेटा इसका जो सॉलिड स्टेट में कलर है वो ग्रे या ब्लैक सॉलिड, या बेटा आप इसको अगर वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं ना बेटा इस आयोडीन को वेपर्स में, तो ये हो जाएगा पर्पल वेपर। और बेटा अगर आप इसको सॉल्यूशन वाटर में डालते हैं या इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसका कलर होता है ब्राउन सॉल्यूशन बेटा ये बनाता है। सॉल्यूशन बनाएंगे ब्राउन कलर का बनाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे तो पर्पल कलर का होगा, वैसे सॉलिड स्टेट में इसका कलर ब्लैक होगा, ठीक है जी। तो ये आपने एक तो इनके कलर्स याद रखने। अब पहला क्वेश्चन बेटा वो जो पूछता है कि बताएं जी इसकी फ़िज़िकल स्टेट क्यों चेंज हो रही है, क्यों गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है। इसका आंसर दें बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होंगी। जी बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो मॉलिक्यूल्स है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पोलर मॉलिक्यूल है नॉन पोलर है बेटा? नॉन पोलर। ये नॉन पोलर बेटा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। मैं साइड पे लिखता रहता हूँ, कीवर्ड्स इसके लिख रहा हूँ। ये बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और जो नॉन पोलर बेटा मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है IMF, वो कौन सी होती है? वैन डर वाल्स फोर्स। अब बेटा कि जो वैन डर वाल्स फोर्स है ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है बेटा। देखें अब फ्लोरीन के पास अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें ना F2,
तो एक फ्लोरीन एटम के पास 9 होते हैं, F2 है तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा इसके पास, फ्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, क्लोरीन एटम के पास 17 और मॉलिक्यूल है यहाँ पर इसके पास 34 हो जाएंगे बेटा। बेटा ब्रोमीन के पास 35 होते हैं और 2 हैं तो उसका डबल कर लें 70। तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बेटा डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहे हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा स्ट्रॉन्गर होंगी और इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। लेकिन अब बेटा मैं आपको फिर बता दूं, जब एग्ज़ाम में मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों जी आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ब्रोमीन के मुकाबले में या क्लोरीन के मुकाबले में, तो अक्सर बच्चे पता है क्या लिख कर आ जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। आप देख लीजिएगा अक्सर बच्चे ये लिखेंगे। तो बेटा एक चीज़ ज़हन में रखें, ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, अगर सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा फिर आपने देखनी है कि वो किस टाइप की है। अगर वैन डर वाल फोर्स की बात हो रही है तो उसमें वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दो मॉलिक्यूल्स के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर बेटा आप क्या चीज़ देखते हैं मुझे बताएं? केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ा था? अगर दो मॉलिक्यूल हैं और उनके इंटरमॉलिक्यूलर उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर सेकंड फैक्टर कौन सा था जो वैन डर वाल फोर्स को बेटा स्ट्रॉन्ग करता है? क्या चीज़? सरफेस एरिया सर। शेप, हाँ शेप या शेप ऑफ मॉलिक्यूल आप उसको कह सकते हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा हम आगे चलते हैं। अब जो मैंने आपको इसमें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा इसका मैंने आपको ट्रेंड बताना है। बेटा ये बताएं कि ये जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस ये आपके ख्याल में ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल है? बेटा ये तो बताएं ना, हेलोजेंस मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल सर। हाँ बेटा जब नॉन मेटल्स हैं अगर, तो मुझे ये बताएं कि इनकी हैबिट क्या है। जिस तरह मेटल की हैबिट है कि मेटल ने तो इलेक्ट्रॉन लूज करना है, नॉन मेटल की बेटा क्या नेचर है? सर गेन करते हैं। यस बेटा नॉन मेटल्स ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, बिल्कुल ठीक है भाई। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज होती है, कोई बच्चा बता सकता है उसको? रिडक्शन भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसी को बेटा आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं। बेटा एक मिनट सिर्फ, ये बात स्टूडेंट भी आ रहे हैं, मैं इनको ज़रा क्लास में एंटर होने दूं। काफ़ी बच्चे हैं। सिर्फ एक मिनट बेटा, ये बच्चों को ज़रा अंदर क्लास में एंटर होने दें, ये लेट आए हैं थोड़ा। अच्छा बेटा देखें, हम बात कर रहे थे ग्रुप 17 की कि ग्रुप 17 या ग्रुप 7। बेटा ये बच्चों को ग्रुप में मैसेज करें कि मतलब जल्दी से इसी टाइम पर आ जाएं। बार बार अगर आएंगे तो हमारी क्लास जो है ना वो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी फिर। अच्छा बेटा ग्रुप 17 के अंदर हमने ये देखा है अभी कि ये जो हेलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके हमने बेटा फ़िज़िकल स्टेट तो देख ली और इनके बेटा हमने जो मेल्टिंग पॉइंट जो इनके कलर्स हैं वो भी देख लिए। अब हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि ये हेलोजेंस हैं तो ये नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल की बेटा प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि कौन सा हेलोजन रेडिली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अच्छा इसके लिए सोचने का प्रोसेस बड़ा आसान है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे बेटा कि अच्छा पहले मैंने आपको बताया था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए साइंटिफिक टर्म क्या यूज़ होती है? आपने कहा जी रिडक्शन, या बेटा आप इसके लिए एक और टर्म भी यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बेटा ऐसे एजेंट को बोलते हैं
विच कैन गेन द इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन भी बेटा आप किसको बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कौन इलेक्ट्रॉन को रेडिली गेन कर सकता है, और आप इसके लिए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हेल्प ले सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बता देगी कि कौन रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फ्लोरीन। बेटा इससे हमें ये पता चला कि जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है ना, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है कि दूसरे में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा कर खुद गेन कर लेना। तो बेटा जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी वो बेटा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रही है। एक तो मैंने आपको बताया बेटा इसकी रीज़न कि इसका जो एटॉमिक साइज है ना वो स्मॉल है, और बेटा दूसरी रीज़न ये है कि आप अगर आयोनाइजेशन एनर्जी वाले तीनों फैक्टर्स देखें तो वो भी फ्लोरीन को सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। वो मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना क्लास बहुत हमारा टॉपिक जो है ना वो फिर कवर नहीं होगा। लेकिन आप अगर बेटा उन फैक्टर्स को सोचिएगा कि जो फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हमने यूज़ किए थे, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर कोर, शील्डिंग इफेक्ट, उसको अगर आप बेटा अप्लाई करें यहाँ पर तो वहाँ से भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि वाकई फ्लोरीन जो है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप लोगों को जो क्लास में टाइम दिया जाए ना उस टाइम पर आया करें। लेकिन इससे बार बार मुझे जो है ना बार बच्चों को यहाँ पर अलाउ करना पड़ रहा है जी। सर ये बच्चे अपनी वीकन हाउस वाली आईडी से क्यों नहीं आ रहे? बेटा इसमें बात दूसरे बच्चे भी हैं, बाहर मेरे एकेडमी के स्टूडेंट भी हैं इसमें। तो अच्छा बेटा इसमें देखें अब, बेटा इसमें देखें कि एक ट्रेंड मैंने आपको ये बता दिया, ये आपने याद रखना है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है वो बॉटम टू टॉप इंक्रीज़ हो रहा है। फ्लोरीन के पास बेटा ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ज़्यादा है और आयोडीन के पास ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कम है। अब अगर बेटा मैं आपसे ये पूछूं कि रेड्यूसिंग एजेंट, देखिए रेड्यूसिंग एजेंट जो है ना बेटा एक डिफरेंट टर्म अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। क्या मतलब होगा बेटा रेड्यूसिंग एजेंट का? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा रेड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होगा? नहीं, मुझे आपने बेटा बताना है इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा मुझे ये बताएं, क्या ये हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं? नहीं सर, ये हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? सर हैलाइड आयन कर। जी बेटा गुड। बेटा ये बात आप जहन में रखिएगा कि ये जो हेलोजेंस हैं, बेटा ये जो हेलोजेंस हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते। ये आपको मैंने बताया ना, ये तो बेटा नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स की नेचर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो जब भी आपके पास हेलोजेंस होंगे ना, न्यूट्रल एटम, तो उसका वो ट्रेंड आपसे जो पूछेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछेगा। लेकिन जब बेटा इस तरह की सिचुएशन आ जाए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, अब बेटा आप देख सकते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। और आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, आप इनको न्यूक्लियोफाइल भी तो बेटा कह सकते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो, जी बेटा ये रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी बेटा रिकॉर्ड हो रहा है। बेटा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के बारे में मैंने बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन बेटा यहाँ पर ये है कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इसमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ये टॉपिक वैसे हम रिडॉक्स में पढ़ चुके हैं बेटा, ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है। आयोडाइड बेटा उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन पहले ट्रेंड देख लें कि जो रिड्यूसिंग एबिलिटी है, रिड्यूसिंग एबिलिटी वो बेटा इंक्रीज कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेटा अब ये दो चीज़ें आपने भी याद रखनी है कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड कब बताएंगे और रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रेंड हम कब बताएंगे। देखें जब बेटा आपसे रिवीजन कर रहे हैं।
जब बेटा आपसे वो ग्रुप 17 का पूछता है, बेटा ये हम हेलोजेंस पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक है सर मैं अभी अभी आया हूँ। बेटा, ये हम इसका हेलोजेंस पढ़ रहे हैं, ये नया टॉपिक है, रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, आप इसको बाद में सुन लीजिएगा। हमने पहले कोई ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो आपको पहले पता होंगी, फिजिकल स्टेट और इसके कलर्स, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी। अभी हमने 2 ट्रेंड पढ़े हैं, इसको आप फ़िलहाल सुन लें कि जब वो आपसे बेटा हेलोजन के बारे में पूछे कि हेलोजन मॉलिक्यूल्स का मुझे ट्रेंड बताएं, तो वो आपसे ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी का ट्रेंड पूछ रहा होगा, क्योंकि ये जो आपके पास हेलोजेंस हैं, ये हेलोजेंस बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है, ये लूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। लेकिन बेटा ये जो हेलाइड्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, हेलाइड्स, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, बेटा इनके पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी होती है। अब मैंने आपको ये कहा था कि अगर हेलोजेंस की बात होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसके पास होगी? फ्लोरीन के पास, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ये इसलिए। और इसके बाकी अगर आप रीज़न देखें, स्मॉलर एटॉमिक साइज़ है, एटम का साइज़ स्मॉल है, और शील्डिंग इफेक्ट भी बेटा इसका सबसे कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ये रेडिली गेन कर लेगा, ठीक है। अब हमने रीज़न सोचनी है बेटा इसकी कि रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात की जाए तो कौन सा हेलाइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, फ्लोराइड या आयोडाइड? अब देखें, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए आपके आयन का साइज़ 2 कंडीशन ज़हन में रखें। फ्लोराइड के केस में आप सपोज करें कि ये आपका जी फ्लोराइड आयन का साइज़ है, 2 शेल है, यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 और 5, ये बेटा आयोडाइड का साइज़ है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये लूज़ करना है बेटा, ये वाला, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है बेटा। देखें, जोन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा ना, वो उतना रेडिली लूज़ हो सकता है। फ्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, फ्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बड़ा करीब है, और आयोडाइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बड़ा दूर है। तो आप मुझे ये बताएं कि अब कौन बेटा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, फ्लोराइड या आयोडाइड? आयोडाइड। आयोडाइड सर। बेटा ये चीज़ मैं इसलिए बार बार रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि आगे हमने जो रिएक्शंस अभी करने हैं वो रिएक्शंस आपको इसके बगैर समझ नहीं आएंगे। अगर आपको ये ट्रेंड नहीं पता होगा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, तो आपको आगे वो रिएक्शन समझ नहीं आएंगे। तो एक दफ़ा फिर सुन लें कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बेटा आप हेलोजेंस की देखेंगे या हेलाइड आयन की देखेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी हेलोजेंस की बेटा, क्योंकि हेलोजेंस जो हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। और बेटा रिड्यूसिंग एबिलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करेगा, हेलाइड आयन या हेलोजन? हेलाइड आयन। तो जब भी बेटा वो आपसे रिड्यूसिंग एबिलिटी पूछे तो आपने हेलाइड्स में देखना है, और ये देखना है बेटा कि किसका आयनिक साइज़ बिगर है। आयोडाइड का देखें आयनिक साइज़ बिगर है तो ये रेडीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इसका मतलब है कि आयोडाइड जो है वो बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और बेटा यहाँ देखेंगे बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें, अगर आप बेटा गौर करें ना कि रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बिगर साइज़ का होना लाजमी है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, और अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए बेटा स्मॉल एटॉमिक साइज़ का होना लाजमी है। ये आप इसको ज़रा रिलेट करें तो आपको ये बात बेटा क्लियर होगी कि जितना स्मॉल एटॉमिक साइज़ होगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जितना बेटा बिगर आपका आयनिक साइज़ होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस। वैसे सर जी बेटा, सर आयनाइजेशन एनर्जी के 3 फैक्टर्स होते हैं, एक तो एटॉमिक साइज, एक शील्डिंग इफेक्ट, तीसरा क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। वैसे सर ये डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक साइज सेम नहीं, हो एटॉमिक जाएंगे? साइज़ नहीं, मैं जो बेटा मैं उसको एटॉमिक साइज़ के तौर पर नहीं कहता, मैं उसको कहता हूँ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पूल एंड शील्डिंग इफेक्ट। ये 3 फैक्टर हैं, ठीक है। और बाकी एक और फैक्टर भी है जो सिर्फ ग्रुप 5 और 6 पर बेटा लगता है, स्पिन पेयर रिपलियन वाला। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं आगे रिएक्शंस के ऊपर। क्लोरीन प्लस 2NaBr, ब्रोमीन
अच्छा बेटा ये देखिएगा अब कि यहाँ पर ये आपने क्लोरीन गैस बेटा पास की इस NaBr के अंदर। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा चेक कर लें। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा 0, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। बेटा सोडियम इज +1, Br इज -1, यहाँ पर सोडियम इज +1, Cl इज -1 और Br2 इज 0। बेटा आप अगर नोट करें यहाँ पर कि जो क्लोरीन है वो 0 से जा रहा है -1 के अंदर, तो क्लोरीन ने बेसिकली बेटा क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया या नहीं किया, ये मुझे बताएंगे। जी सर किया। गेन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं जी बेटा। यस सर। अच्छा ये बताएं बेटा, ये ज़रा बताएं कि ये जो क्लोरीन है इसने किससे इलेक्ट्रॉन लिया है, किससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसने? Br। ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन लिया है बेटा। तो अगर आप ब्रोमाइड को बेटा देखें तो ब्रोमाइड जो है वो -1 से 0 में जा रहा है। इसका बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -1 से 0 इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे आप ऑक्सीडेशन, और ये बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ब्रोमाइड को किसने फोर्स किया कि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया? ब्रोमाइड को किसने फोर्स किया? Cl2 ने बेटा। क्लोरीन है Cl2 सर। जो है बेटा इसने ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली खींच लिया है। मतलब ब्रोमाइड के अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रही है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? ब्रोमाइड में जो ऑक्सीडेशन हुई है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? Cl2। इसलिए मैं इसको बोलूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वो एजेंट है जिसने ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज किया है। सर ये बात रिपीट कर जरा। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जो ब्रोमाइड है इसको किसने फोर्स किया कि ब्रोमाइड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे? सर क्लोरीन ने। तो बेसिकली जो ब्रोमाइड में ऑक्सीडेशन हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ फिर? क्लोरीन सर। तो बेटा क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ये वो एजेंट है जिसने ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज किया है। ठीक है सर। अब बेटा देखें, और सर अब एक मिनट, सिर्फ एक मिनट बेटा ये जो क्लोरीन है और जो ब्रोमाइड है, जरा इसके एटॉमिक साइज देख लें। क्या क्लोरीन का साइज स्मॉल है ब्रोमाइड के मुकाबले में या नहीं? यस, क्लोरीन के पास बेटा 3 शेल हैं, ब्रोमाइड के पास 4 शेल हैं। तो किसका साइज स्मॉल हुआ? क्लोरीन का। इसलिए ये बेटा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है। अब जरा एक मिनट बेटा मैं आपका क्वेश्चन सुनता हूँ, इसके ऑपोजिट एक रिएक्शन देख लें। नीचे है बेटा ब्रोमीन और ये है +1, ये है -1। ये रिएक्शन नहीं होगा बेटा, लेकिन फिर मैं आपको सिर्फ आगे प्रोडक्ट लिख के बताता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। बेटा यहाँ देखिएगा कि Br2 जो है वो 0 से -1 में आप भेज रहे हैं सपोज, और यहाँ पर बेटा Cl -1 से 0 में जा रहा है। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है, कि क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ब्रोमीन जो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है Br 0 से -1, यहाँ मैं लिखता हूँ रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको आप यहाँ क्लोराइड Cl -1 से 0 में जा रहा है, इसको आप लिख दें ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बेटा बढ़ रही है -1 से 0। जी बेटा। सर जो रिडक्शन होता है, मतलब जिस चीज़ का, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं? जी बेटा यही कह रहा हूँ मैं इसको। अच्छा बेटा, ये शॉर्टकट है? अच्छा बेटा यहाँ पर जो आपका क्लोराइड है वो -1 से 0 में जा रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन आप बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। देखें -1 to 0, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरा क्वेश्चन बेटा ये है बेटा कि एक मिनट, मैं ये स्टूडेंट को अंदर। शाहजान, आपने हमें ये कहा था ना कि आयोडीन जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। आयोडाइड बेटा, आयोडाइड नॉट आयोडीन। आयोडाइड, सॉरी। अब बेटा देखें इसका मेरा यहाँ पर क्वेश्चन सुन लें कि ब्रोमीन, आपने साइजेस को बेटा जेन में रखना है। अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ पर इसके ब्रोमीन का बेटा जो साइज होगा ना, इसके पास 4 शेल हैं, राइट? ये और बेटा सर जो क्वेश्चन है कि जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसमें Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या NaBr रिड्यूसिंग एजेंट होगा? Na को क्यों बेटा बीच में लेकर आ रही हैं? Na तो कुछ नहीं हो रहा है, Na सर प्लस जो मतलब पूरा चीज है। नहीं, आपने सर सिर्फ सिर्फ Br को Br। बताना है
हाँ यहाँ पर, तो ये जो आपका तो सर ब्रोमाइड है ये बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। बिल्कुल बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना। ओके सर। अच्छा बेटा, आप देखें यहाँ पर मैं आपको पहले एटॉमिक साइज बता दूं कि ब्रोमीन के पास बेटा 4 शेल होते हैं और आपको जो क्लोराइड है उसके पास बेटा 3 शेल हैं। क्या ब्रोमीन बेटा इस क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? क्या ब्रोमीन के पास इतनी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है कि वो क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? साइज को देख के बताइएगा, ब्रोमीन का साइज बिगर है। नहीं है सर। हाँ तो बेटा इसका सिंपल सी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, सिंपल सी बात ये सुन लें कि जो हेलोजेंस है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो ऊपर वाला हेलोजन होगा ये क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब क्लोराइड को। ये बेटा ब्रोमाइड से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है और आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल है। ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, मतलब तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि फ्लोरीन जो है मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन बेटा जो क्लोरीन है ये अपने से ऊपर वाले हेलोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्लोरीन कभी भी फ्लोराइड से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो सिंपल सा रूल याद रखें कि जिसका साइज स्मॉल होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका साइज बिगर होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा बेटा। बेटा एक और चीज़ जो आपको बेटा वो ट्रेंड पूछता है कि अगर हम इनके, जी बेटा, ये जो लास्ट बात आपने कही है ये रिपीट करने का लिए। बेटा मैंने ये बताया है कि बेटा आपने ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में 2 वर्ड्स याद रखने हैं। जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब बता दो इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे हम? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस। तो जितना बेटा स्मॉल एटॉमिक साइज होगा ना, स्मॉल एटॉमिक साइज, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी तरीके से बेटा गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैंने आपको बताया कि हेलाइड आयन होगा। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका बेटा बिग आयोनिक साइज होगा। जितना बेटा आयन का साइज बिगर होगा वो उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं बेटा ये बता रहा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि जी इसमें कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो हर तरह के हेलाइड से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो आप बताएंगे फ्लोरीन। कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, ये क्लोराइड से भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा बेटा, ब्रोमाइड से भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और आयोडाइड से भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल करा देता हूँ, आप मुझे ये बताएंगे कि आया बेटा ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। शाबाश, सब बच्चे इसको देखें और बताएं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है बेटा। फ्लोरीन है और सोडियम आयोडाइड है। जी सर, है सर। बेटा क्यों पॉसिबल है, इसको ज़रा एक्सप्लेन भी करें, ये क्यों पॉसिबल है? सर क्योंकि फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज। हाँ बेटा देखें बेटा, फ्लोरीन जो है वो एक, ये है ना आपके पास दो शेल हैं। और अच्छा इसको ना बेटा मैं इस तरह करता हूँ कि पहले आपको आयनिक इक्वेशन लिखता हूँ, फिर थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैं, क्योंकि फ्लोरीन तो हम मोस्टली लेबॉर्ट्री में यूज़ नहीं करते, इसको हम बेटा अगर मैं इसकी आयनिक इक्वेशन लिखूँ ना तो ये सोडियम से सोडियम कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो आयनिक इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, देखिएगा। सर फैजान, वैसे ये एकेडमी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेट थी यहाँ पे नोट्स बनाना, हमने तो अभी ये वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी पूरा नहीं किया। बेटा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब्दुल्ला यासीन, ये ऑर्गेनिक तो हम नहीं पढ़ रहे। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले, ये फिर अगर आप कह रहे हैं ये बेटा नहीं, हमने इसको रिडॉक्स में पढ़ा है, तो ये आपकी एक किस्म की रिवीजन भी हो रही है। लेकिन इसको मैंने आगे अब लिंक करना है कि आपने HCl कैसे बनाना है लेबॉर्ट्री के अंदर, HBr कैसे बनाना है, तो बिल्कुल ये लाजमी है बेटा। अच्छा बेटा देखिएगा यहाँ पर कि ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है आपके सामने, ये क्यों फिजिबल है बेटा, ये क्यों रिएक्शन हो रहा है? मुझे इसका आंसर बेटा कौन देगा? ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल हो रहा है बेटा क्लोरीन और आयोडाइड के दरमियान? ज़रा मुझे ये टर्म्स लिखवाएं। क्लोरीन बेटा यहाँ पर
क्लोरीन यहाँ पर बेटा क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे पता चला जी, मैं इसका साइज कंपेयर Atomic करूंगा size. आयोडाइड आयन के साथ, मैं इसका साइज कंपेयर करूंगा आयोडाइड आयन के साथ, ठीक है। और क्लोरीन के बारे में मुझे ये पता है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, देखें ये सामने रिएक्शन नज़र आ रहा है ना कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बेटा आपके पास क्या होना चाहिए, स्मॉल एटॉमिक साइज होना चाहिए। तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडाइड को बेटा आप देखें कि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे पता चला जी मुझे गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, कि इसका साइज काफ़ी बिगर है, बिग आयोनिक साइज, और बेटा यहाँ पर स्मॉल एटॉमिक साइज। बेटा देखें, जब आपके रिड्यूसिंग एजेंट का साइज बिगर हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का साइज स्मॉल हो, तो रिएक्शन पॉसिबल होगा। आपने इन दोनों के साइजेस को आपस में कंपेयर कर लेना है बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट का साइज बिगर है, मुझे कैसे पता चला बेटा बताएं, मुझे कैसे पता चला कि रिड्यूसिंग एजेंट का साइज बिगर है? जी बेटा। सर वो लूज कह रहे हैं। नहीं ना बेटा, मुझे इसके साइज का कैसे पता चला कि इसका आयनिक साइज बिगर है एज कंपेयर टू क्लोरीन? इस तरीके से उसके शेल्स यस बेटा, मैं इसके शेल्स काउंट करूंगा पीरियोडिक टेबल में देखकर। मैं पीरियोडिक टेबल में देखूंगा, मुझे पता चलेगा इसके 5 शेल्स हैं बेटा, इसके 5 शेल हैं। और बेटा क्लोरीन के कितने शेल हैं? 3 शेल हैं। तो बेटा इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फिजिबल है, इसका साइज बड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लोरीन का साइज स्मॉल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके मुकाबले में अब मुझे बताइएगा, बेटा अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आयोडीन और यहाँ लिखता हूँ 2Cl-1 और 2I- Cl2, जो कि रिएक्शन बेटा फिजिबल नहीं है, मैं एरो के ऊपर यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ बेटा। बेटा अब आप लोग अगर इसकी जस्टिफिकेशन दें कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होगा, शाबाश। पहले तो ये बताएं कि इसमें क्लोराइड एज ए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहा हूँ या रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहा हूँ क्लोराइड को? जी बेटा, क्लोराइड को मैं यहाँ पर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहा हूँ या रिड्यूसिंग एजेंट? यहाँ देख लें, रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा आयोडीन को मैं यहाँ पर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहा हूँ या रिड्यूसिंग एजेंट? रिएक्टेंट को देख के बताना है आपने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा मुझे ये पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का साइज रिड्यूसिंग एजेंट के मुकाबले में स्मॉल होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि आयोडीन का साइज स्मॉल है बेटा क्लोराइड के मुकाबले में? नहीं आयोडीन के पास बेटा 5 शेल्स हैं, आयोडीन के पास 5 शेल्स हैं। तो जितना बिगर आपका साइज होगा वो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता रेडीली, इसलिए मैंने इसके आगे बेटा क्रॉस बनाया है, ठीक है। और लास्ट चीज़ मैं आपको फिर जल्दी से वो बता देता हूँ कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो ऊपर वाले हेलोजेंस होंगे वो बेटा नीचे वाले हेलोजेंस को ऑक्सीडाइज कर लेंगे। फ्लोरीन क्लोरीन को कर लेगा, ब्रोमीन को कर लेगा, आयोडीन को कर लेगा। लेकिन नीचे वाले बेटा जो एलिमेंट्स होंगे वो ऊपर वाले हेलोजेंस को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बेटा हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। सर हम यहाँ आयोडीन को एक्वस लेंगे या बेटा इसको एक्वस पता है हम कैसे लेते हैं? आयोडीन को डिसॉल्व करने के लिए ना बेटा हम वाटर के अंदर CCl4 भी डालते हैं, ठीक है, क्योंकि CCl4 और वाटर का मिक्सचर लेते हैं और फिर उसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, फिर आयोडीन डिसॉल्व हो जाता है। वरना प्योर वाटर में सिंपल वाटर लें तो उसमें आयोडीन बेटा पार्शली डिसॉल्व होता है। और सर क्लोरीन को भी एक्वस ही लेंगे? हाँ बेटा क्लोरीन को एक्वस लेंगे, वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है क्लोरीन। अच्छा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, बेटा ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो वो आपसे पूछता है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा है जी, ग्रुप 17 में सुन लें जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, ताकि वो रिकॉर्डिंग जब सुनेंगे। अब हमने सिर्फ अभी तक बेटा ये पढ़ा है कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी और बेटा रिड्यूसिंग एबिलिटी, बस कि हेलोजेंस में कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, और उसका ट्रेंड देखा है। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, इसका मतलब ये है कि जब ये हेलोजेंस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं तो आपने बताना है कि कौन सा हेलोजन मोस्ट स्टेबल है, मतलब उसको हीट भी दें तो वो ब्रेक नहीं होगा, और कौन सा हेलोजन लीस्ट स्टेबल है बेटा। तो बताइएगा बेटा,
आपके लिए मैंने बड़ा आसान कर दिया बताना, HF इज़ द मोस्ट स्टेबल या HI इज़ द मोस्ट स्टेबल? HF सर। अच्छा बेटा ये जो HF है ये मोस्ट स्टेबल है, और बेटा ये जो HI है ये लीस्ट स्टेबल है। रीज़न क्या बताएंगे? लीस्ट स्टेबल का बेटा मतलब ये है कि जब मैं इसको हीट दूंगा तो ये फ़ौरन टूट जाएगा, और बेटा इसको हीट दूंगा तो काफ़ी मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बेटा क्या रीज़न बताएंगे? बॉन्ड लेंथ। यस बेटा, यहाँ सर देखिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बिल्कुल weak बेटा, होएगी। यहाँ HI के अंदर आप बताएंगे लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। बेटा बॉन्ड लेंथ जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन लें। बॉन्ड लेंथ क्या होता है बेटा कि दो बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं उनके न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ बेटा जितनी लॉन्गर होगी आपका बॉन्ड उतना ज़्यादा वीक हो जाएगा बेटा, ठीक है। और जब वीक हो जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन बेटा इसके मुकाबले में अगर आप HF को देखें तो HF की बॉन्ड लेंथ बहुत स्मॉल है। स्मॉल होने की क्या रीज़न है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है बेटा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कहेंगे कि बॉन्ड लेंथ बेटा शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ बेटा क्या काम करेगा कि बॉन्ड लेंथ स्मॉल होने की वजह से बॉन्ड इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। बेटा एक तो ये ट्रेंड वो आपसे पूछता है, ये क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँ अब, थर्मल स्टेबिलिटी। जी बेटा। सर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कोई रोल होता है? बेटा देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का यहाँ पर सिर्फ ये रोल होगा कि आप कहेंगे कि फ्लोरीन के ऊपर चार्ज जो है ना नेगेटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर देगा कि वो आयोडीन से भी ज़्यादा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिर्फ ये रोल है कि फ्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, और आयोडाइड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम है, बस। लेकिन मैं तो कंपाउंड तोड़ने की बात कर रहा हूँ बेटा कि इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है। तो ब्रेक डाउन के अंदर बॉन्ड लेंथ का बेटा फैक्टर होगा कि बॉन्ड लेंथ आपकी जितनी लॉन्गर होगी वो उतनी आसानी से ब्रेक होगा, ठीक है। ब्रेक डाउन के अंदर किसी भी कंपाउंड को जब आप ब्रेक डाउन करते हो, इन हेलाइट्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपने नहीं देखना, आपने बॉन्ड लेंथ को बेटा देखना होगा। वैसे सर अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो फ्लोरीन में तो इसकी अट्रैक्शन वैल्यू से स्ट्रॉन्गर नहीं हो जाएगी? बेटा हम रिएक्टिविटी की तो बात नहीं कर रहे, मैं तो बात कर रहा हूँ स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितना रेजिस्टेंट टू हीट है, कि हीट देने के बावजूद वो ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। रिएक्टिविटी तो कुछ और चीज़ है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि ये कितना फास्टली रिएक्शन कर रहा है। हम रिएक्टिविटी नहीं, हम कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपने कंपाउंड को सिर्फ हीट देनी है, उसको किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करवाना। हीट देकर उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है कि वो कितना जल्दी टूट रहा है या कितना देर से टूट रहा है। ये होती है थर्मल सर स्टेबिलिटी। लेकिन रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि आपने बताया था कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल किसी है, चीज की बिल्कुल बॉन्ड है लेंथ बेटा, इस वजह से उसकी आप रिएक्टिविटी भी ठीक ज्यादा है। कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जो मैं आपको बताऊं। अब HF जो है, HF को आपने कभी भी स्कूल की लेबॉर्ट्री में यूज़ नहीं किया, और मैं आपकी उसकी रीज़न क्लास में काफ़ी दफ़ा बताई है कि ये इस गिलास के अंदर होता है सिलिका। सिलिका से बेटा ये फ्लोरीन रिएक्शन कर देता है। अब देखें हर एलिमेंट टू एलिमेंट रिएक्टिविटी यहाँ पर वेरी भी करती है। फ्लोरीन जो है ना सिलिका से बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। अच्छा, इसी HI को आप बेटा इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, लेकिन आयोडीन सिलिका से रिएक्शन नहीं करता। तो अब अगर आप रिएक्टिविटी देखें इनकी जनरली, मैंने तो यहाँ पर जो आपको रिएक्टिविटी बताई कि फ्लोरीन सिलिका से रिएक्शन कर रहा है, उस बेस पर आप ये नहीं कहेंगे कि HF मोर रिएक्टिव है, नहीं। अगर वो आपसे पूछता है ना कि इसमें जी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो एसिड के लिए भी आप यही बेटा चीज़ देखते हैं कि कौन आसानी से आयोनाइज हो रहा है, H आयन कौन आसानी से डोनेट कर रहा है। तो आपने कहना है कि HI इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि वो H आयन रेडिली डोनेट कर रहा है। तो बेटा जो रिएक्टिविटी है उसके लिए एक फैक्टर नहीं है, उसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर हैं। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी के लिए बेटा याद रखिएगा बॉन्ड लेंथ इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। बॉन्ड लेंथ डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे ये लीस्ट स्टेबल है। बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, क्यों? उसकी बेटा रीज़न है ना, उसकी रीज़न ये है कि अगर बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी तो आपके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको
दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई ने बड़ा स्ट्रांगली होल्ड किया होगा बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम होने की वजह से अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी है। जबकि इस केस के अंदर बेटा क्योंकि बॉन्डिंग क्योंकि साइज़ बड़ा है आयोडीन का, तो इस इलेक्ट्रॉन पर दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन वीक है। अट्रैक्शन वीक होगी तो ये आसानी से ब्रेक होगा। तो इसका बस समरी ये है बेटा कि आपने हाइड्रोजन हेलाइड की जब भी स्टेबिलिटी बतानी है या किसी एसिड की, अगर वो आपसे पूछता है ना इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है बेटा, तो स्ट्रॉन्गर एसिड इसमें HI है। HI इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रेडिली बेटा डिकम्पोज हो रहा है ड्यू टू इट्स लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। देखें फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सिर्फ सिलिका के साथ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हम इसको टेस्ट ट्यूब में यूज़ नहीं करते। उस बेस पर आप ये नहीं कहेंगे कि HF बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया भाई। HF के अंदर जो फ्लोरीन है वो बेसिकली सिलिका के साथ बहुत रेडिली रिएक्शन करता है, इस वजह से आप HF को स्कूल की लेबॉर्ट्री में यूज़ नहीं करते। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट उस पर आ जाएँ। नेक्स्ट मैंने बताना है आपको कि इन हेलोजेंस की रिएक्टिविटी बेटा हाइड्रोजन के साथ, आपके ख्याल में बेटा, अब देखिए ना मैंने आपको कहा था कि एक फैक्टर नहीं है जो रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये वेरी करता है अपने सामने वाले रिएक्टेंट को देखकर भी बेटा वेरी करता है कि सामने किस चीज़ के साथ रिएक्शन किया जा रहा है। तो इसमें इसलिए बात चीज़ें आपने अब याद करनी है कि जब थर्मल स्टेबिलिटी की बात होगी हाइड्रोजन हेलाइड की, तो उसमें डिसाइडिंग फैक्टर इज़ द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बेस पर बेटा आपने बता देना है, जिसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी वो बॉन्ड वीकर होगा, उसको आसानी से डिकम्पोज किया जाएगा। अब यहाँ पर बेटा जो हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सा हेलोजन हाइड्रोजन के साथ रेडिली रिएक्ट करेगा बेटा, आप लोग क्या कहते हैं, पहले आप लोग आंसर दें इसमें। फ्लोरीन सर, आयोडीन। बेटा ये बास बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, ये बेटा फर्स्ट लेक्चर ही है इनऑर्गेनिक का, ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर ही है इनऑर्गेनिक का, ये अभी तक इससे पहले कोई इनऑर्गेनिक का लेक्चर नहीं हुआ। अब बेटा सर इसके लिए वो होना चाहिए ना जिसके बॉन्ड ज़्यादा आसानी से टूट चुके। अब मैं आपको बता चलें, एक हिंट देता हूँ फिर आप बताइएगा बेटा। ये हाँ अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हो ना बेटा, अब मैंने इसलिए आपको पहले कहा है कि कोई एक फैक्टर नहीं है जो कि रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आप जरा बेटा एक चीज़ नोट करें, पहले एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ फिर आपने आंसर देना है। ये सारे बेटा क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं या नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नॉन मेटल्स हैं। और आपको बेटा ये पता है, और आपको बेटा ये भी पता है कि जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, HF बनेगा, यहाँ क्या बनेगा HCl बनेगा, यहाँ क्या बनेगा HBr बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा बेटा HI बनेगा। अब बेटा मुझे ये बताएं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं इनकी नेचर क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सर। गेन। तो अब मुझे बेटा ये बताएं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ज़्यादा रेडिली कौन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि HF के अंदर देखें ना, HF के अंदर देखें फ्लोरीन इज -1, हाइड्रोजन इज +1, -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो बताएं जी कौन ज़्यादा रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जी बेटा फ्लोरीन सर। फ्लोरीन बेटा, जिसकी वजह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा विगरस एक्सप्लोसिव रिएक्शन कहाँ होगा, तो आपने याद रखना है कि रिएक्ट एक्सप्लोसिवली इवन इन कूल। बेटा आप इसको अगर हीट ना भी दें तो फिर भी ये रिएक्ट एक्सप्लोसिवली करेगा। जबकि आयोडीन जो है बेटा, आयोडीन जो है, हालांकि अब देखिए यहाँ पर एक आपको कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि सर यहाँ तो आपने कहा था जी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसके तो आयोडीन को बहुत रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है बेटा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से आयोडीन को रिएक्टिव होना चाहिए ना। लेकिन आप ये देखें कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है आयोडीन। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बेटा हमारे पास जो फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज़, कि जितना एटम का साइज़ स्मॉल होगा उतना रेडिली रिएक्शन होगा। तो अब आपने याद ये रखना है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन का जो रिएक्शन है वो बड़ा एक्सप्लोसिव होगा, और हाइड्रोजन क्लोरीन का रिएक्शन जो है बेटा ये आहिस्ता आहिस्ता आप स्लो होते जाएंगे, रिएक्ट्स
सर फिजान reacts explosively in sunlight। बेटा यहाँ पर जो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, यहाँ जो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा वो विदाउट सनलाइट विदाउट हीट एनर्जी होगा। थर्ड वाले में बेटा सर लेकिन HI का जो बॉन्ड होगा वो सबसे अनस्टेबल होगा। बता रहा हूँ बेटा, HI की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो अब्दुल्ला यासीन बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी की। इसका तो हम पढ़ चुके हैं बेटा, इसका तो आप ठीक कह रहे हो कि HI इज द लीस्ट स्टेबल, जल्दी से टूट जाएगा। हाँ जी, तो जितना अनस्टेबल होता है उतना रिएक्टिव नहीं वो आपको होता। बताऊंगा बेटा, ये यहाँ पर मैं अभी एक रिवर्सिबल का एरो भी डालूंगा कि जो लास्ट रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, कि HI इतना लीस्ट स्टेबल है कि दोबारा टूट जाएगा और हाइड्रोजन और आयोडीन में चला जाएगा। ये जो बेटा HI का रिएक्शन है ना, ये इतना अनस्टेबल चीज़ आपके पास बनी है कि दोबारा अपने रिएक्टेंट्स में चला जाएगा। लेकिन आप बेटा इसका ज़रा ट्रेंड देखें कि हाइड्रोजन फ्लोरीन जो है बड़ा एक्सप्लोसिवली रिएक्शन कर रहा है इवन इन कूल। हाइड्रोजन क्लोरीन जो है बेटा एक्सप्लोसिव रिएक्शन करेगा अगर आप इनको सनलाइट देंगे। और बेटा जो ब्रोमीन के साथ है रिएक्ट स्लोली ऑन हीटिंग, हीट करने के बावजूद बड़ा स्लो रिएक्शन करेगा। क्यों बेटा? ब्रोमीन जो है इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इतना रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता। और आयोडीन के बारे में बेटा वो कहता है कि इट फॉर्म्स एन इक्विलिब्रियम, इट फॉर्म्स एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑन हीटिंग। बेटा क्योंकि देखिए आपको बताया है कि जो HI है ये इतना लीस्ट स्टेबल है, ये इतना अनस्टेबल है कि ये बनेगा और दोबारा टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा बेटा? इसकी मुझे रीज़न बताएं। क्योंकि आप इस रिएक्शन में साथ साथ हीट भी तो कर रहे हैं ना बेटा। जब हीट कर रहे हैं ना आप इस रिएक्शन में, तो जो हीट है वो अगर हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवाने में यूज़ हो रही है तो वही हीट इस HI को ब्रेक डाउन करने में भी यूज़ होगी। तो इसलिए बेटा आपको अब ये चारों रिएक्शंस इनकी ये याद करनी है, इनकी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन है बेटा। दो जी बेटा सर लेकिन ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो रिएक्शन होता है इसमें फ्लोरीन के एटम्स का बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी? बेटा देखें असल में यहाँ पर ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है ना। रिडॉक्स रिएक्शन आप यहाँ पर कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के दरमियान हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के जब दरमियान होगा तो उसमें आपको मैंने बताया है कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग वो होगा जो कि स्मॉल एटॉमिक साइज़ होगा। आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, क्लोरीन के लिए बेटा ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन बॉन्ड तोड़ने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है बेटा इस क्लोरीन ने और इस ब्रोमीन ने और इस आयोडीन ने? बॉन्ड टूटने के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन करना। वो भी तो रिएक्शन का पार्ट है या नहीं है सर? तो फिर बेटा उस बेस पर देखें, बॉन्ड तो आप ठीक कह रहे हैं, कम बॉन्ड बनता है, फिर भी इन लोगों की जो है ये लाइक एक फ्लोरीन क्लोरीन जो है ये कैसे, यानी आप कह रहे हैं कि ज़्यादा आसानी से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, ये क्योंकि आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। फ्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। सर इसमें मेन फैक्टर कौन से? जिस तरह लास्ट वाले में आपने बॉन्ड लेंथ का बताया था, इसमें क्या फैक्टर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना स्मॉल होगा, देखो ना ये जो रिएक्शन है, ये जो बेटा रिएक्शन है इसमें अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, फ्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है और हाइड्रोजन 0 से +1 में। तो ये एक रिएक्शन है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के दरमियान हो रहा है। आप देखें यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका साइज़ तो सेम है, ज़रा चेक करें ना रिड्यूसिंग एजेंट का साइज़ सेम है या नहीं बेटा? सेम है। लेकिन अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का साइज़ देखें तो वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए या स्पीड ऑफ रिएक्शन फिर क्या होना चाहिए बताएं? डिक्रीज। डिक्रीज होना चाहिए। तो बेटा इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेटा, जो इसको बॉन्ड लेंथ से रिलेट कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक रिलेट तो कर रहे हैं कि क्लोरीन के लिए बेटा बॉन्ड लेंथ जो है ना, क्लोरीन के लिए बॉन्ड लेंथ आपको ज़्यादा चाहिए, ब्रोमीन के लिए बॉन्ड लेंथ आपको कम चाहिए, आयोडीन के लिए बॉन्ड लेंथ उससे भी कम चाहिए। ठीक है, आपने बॉन्ड लेंथ तो यहाँ पर ज़्यादा है जिसकी वजह से कम एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन बॉन्ड तोड़ने के बाद बेटा इस आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन भी तो गेन करना है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टाइम है
वो कौन कम टाइम में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? वो फ्लोरीन कम टाइम में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ड्यू टू इट्स स्मॉलर एटॉमिक साइज। इस वजह से फ्लोरीन जो है एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे रहा है इवन इन कूल। एटॉमिक साइज से इलेक्ट्रॉन जल्दी इसलिए गेन किया जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब होगा बेटा। अच्छा, ये न्यूक्लियस जो दूसरे जो इलेक्ट्रॉन जिसको गेन करना है उसके यानी न्यूक्लियस थोड़ा ज्यादा करीब है तो इस वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये देखो ना, ये आपके पास सपोज ऊपर फ्लोरीन है और ये नीचे क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसको फ्लोरीन रेडिली गेन करेगा। और बेटा ये बात लाजमी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है ना तो मॉलिक्यूल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, पहले ये मॉलिक्यूल एटम में जाएगा और फिर बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इस तरह क्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, पहले ये बेटा एटम में कन्वर्ट होगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जहाँ तक आप लोग बात कर रहे हैं कि क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉलर है, ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ बेटा एटम में तो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर आगे इलेक्ट्रॉन भी तो गेन करना है ना। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कौन ज़्यादा टाइम लेगा? जिस एटम का साइज़ बिगर है। और इलेक्ट्रॉन रेडिली कौन गेन करेगा? जिस एटम का साइज़ स्मॉल है। इसलिए आपको फ्लोरीन जो है ना बड़ा फास्ट बेटा रिएक्शन करता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ स्मॉल है। अगरचे यहाँ पर बेटा ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये रिएक्शन बड़ा फास्ट हो रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये मुझे बताएं कि बेटा ये दो बातें क्लियर हो गई हैं? सर आप कह रहे हैं कि फ्लोरीन मतलब टाइम लेगा ब्रेक होने में, लेकिन जो ये इसका आयन बनेगा ये बहुत जल्दी बनेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है सर। अच्छा बेटा, अब मैंने आपको ये बता दूं, मैंने अभी तक आपको 4 चीज़ें बेटा पढ़ाई हैं, ठीक है? सिर्फ 4 चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड, और बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का हमने ट्रेंड पढ़ा है इन हेलोजेंस। 2 चीज़ें। बेटा तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो आपको बताई है बेटा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ HF, HCl, HBr और HI। और बेटा चौथी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस विद हाइड्रोजन। मुझे ये बता दें कि अभी तक यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं रुकता हूँ, वरना मैं आगे चलता हूँ बेटा। ये 4 चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड पढ़ा है ग्रुप 17 में, रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रेंड पढ़ा है, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ी है और रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन पढ़ा है। जी बेटा आगे चले? यस सर आगे चलिए। अच्छा बेटा, जी सर। अब हमारे पास अब बेटा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब स्टार्ट हो रही है बेटा, ठीक है? अब ज़रा गौर से सुनिएगा। बेटा कि जो हेलाइड्स आइन हैं, इस तरह के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक्वस फॉर्म में है। बेटा आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में क्लोराइड है, एक में ब्रोमाइड है और एक में आयोडाइड है, लेकिन आपको नहीं पता। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा कुछ याद है कौन सा कौन सा रिएजेंट आप यूज़ करेंगे बेटा? सर सवाल क्या था? बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये आइंस हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। तो इन हेलाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे? ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं बेटा। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं बेटा, एक रिएजेंट हम यूज़ करते थे बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। जी बेटा सिल्वर नाइट्रेट। ये था सर, पता था मुझे, याद है। बेटा हम एक रिएजेंट यूज़ करते थे एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। बेटा क्या होता था कि ये Ag और Cl आपस में मिल जाते थे। सर इस जवाब का सवाल नहीं समझ आया मुझे। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये 3 टेस्ट ट्यूब हैं सपोज, आपको नहीं पता बेटा कि किस में क्लोराइड है, किस में ब्रोमाइड है और किस में आयोडाइड है, ठीक है? तो आप बेटा ओ लेवल्स में
बेटा ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और एक के अंदर आपने सिल्वर नाइट्रेट डाल देना है बेटा, दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर भी आप बाहर से सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे और तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी बेटा आप सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे। ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पर अगर तो आपकी टेस्ट ट्यूब में हुआ ना क्लोराइड हुआ, तो ये सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर है Ag+1 ये इस क्लोराइड के साथ बेटा रिएक्ट करेगा और AgCl सॉलिड बन जाएगा। तो आपके पास बेटा वाइट PPT बनेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट। ये बेटा इसी तरीके से इसका एक टेबल है ना जी बेटा, जो याद करना, इसका एक टेबल है ना जो याद हाँ जी करना बेटा, आता ये है। आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है बेटा। इसी तरीके से आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला और बेटा क्रीम प्रेसिपिटेट बने, सपोज क्रीम कलर के, बिल्कुल वाइट नहीं थे, वाइट से थोड़ा डिम थे, क्रीम। तो अब आपको यहाँ पर हिंट मिलना चाहिए कि इसमें ब्रोमाइड है। तो बेटा अब याद रखिएगा कि AgNO3 आपने किसी टेस्ट ट्यूब में डाली और AgNO3 के डालने से अगर क्रीम प्रेसिपिटेट बने हैं तो समझ जाएं उस क्रीम प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला है AgBr। और बेटा इसी तरीके से आपने थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर आयोडाइड आयन डाला और बेटा आयोडाइड आयन के डालने से आपके पास यहाँ पर येलो PPT बने, येलो PPT। तो बेटा आप कहते थे कि ये क्या है जी, ये आयोडाइड आयन इज प्रेजेंट, ये आपको बेटा क्रीम प्रेसिपिटेट बना कर देगा और ये बेटा आपको येलो PPT बना कर देगा AgI, येलो PPT। ये येलो PPT है बेटा, ये क्रीम PPT है और ये वाइट PPT। तो बेटा याद है ओ लेवल्स के अंदर आपने हेलाइड आइंस की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया था कि क्लोराइड आइन वाइट PPT देते हैं, ब्रोमाइड आइन क्रीम PPT देते हैं और आयोडाइड आइन येलो PPT देते हैं। जी बेटा बताइएगा। जी सर। अच्छा सर ये पढ़ा था हमने वो लेवल। बिल्कुल बेटा, ये ओ लेवल्स के अंदर आपका जो ATP है उसका पोर्शन था। ठीक है कि ये जो बेटा क्लोराइड आइंस है ना और जो ब्रोमाइड आइन और हेलाइड आइन, इनके अंदर जब आप सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालते हैं बेटा, तो सिल्वर नाइट्रेट का जो +1 होता है सिल्वर आइन, वो क्या करेगा, वो हेलाइड आइन के साथ बेटा बॉन्ड बना लेता है। और ये जो सिल्वर हेलाइड होते हैं ना बेटा, सिल्वर हेलाइड मतलब सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते बेटा, ये इनसॉलिड होते हैं और आपको प्रेसिपिटेट बना कर देते हैं डिफरेंट कलर्स के। तो अगर तो वाइट PPT बनते हैं तो आप उससे कहते थे कि ये AgCl इज़ प्रेजेंट, अगर क्रीम PPT बनते थे तो आप कहते थे कि ये AgBr प्रेजेंट है, और अगर बेटा येलो PPT बनते थे तो आप कहते थे कि ये आयोडाइड इज़ प्रेजेंट। अब बेटा आपने यहाँ पर हम ना प्रेडिक्टेड ग्रेड से पास है ना, तो हमें ये चीज़ें नहीं याद। ठीक है बेटा, इसलिए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ दोबारा कि ये 3 रिएक्शंस आपको अब याद करने हैं। अब बेटा याद करने हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं जी, चले आपने ये ज़रा कलर याद कर लिए, मैं अभी आपसे पूछ लेता हूँ फिर एक दफ़ा। बेटा मेरे पास ये X है, बेटा ये X है, बेटा सुनिएगा, ये X है मेरे पास, मैंने इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड किया, सिल्वर नाइट्रेट का, और बेटा मेरे पास AgX बना है, AgX सॉलिड, और मैं ये कहता हूँ जी इस AgX सॉलिड का जो कलर है वो येलो है। बताएं जी कि X क्या है, शाबाश, व्हाट इज X? आयोडीन। जो बेटा बोलेंगे वो गलत होगा, आप बताएंगे दिस इज आयोडाइड। X क्या है? आयोडाइड है। बेटा इसी तरीके से आपसे वो पूछ सकता है कि ये आपके पास हेलाइड आइन है। सर इधर उसने डिस्टिंग्विश नहीं करते पेल येलो और मतलब ब्राइट येलो, उसमें कुछ हमें सिखाया नहीं बेटा नहीं, ये आपका येलो PPT ही बनता है, ये अच्छा खासा डार्क होता है और बाकी हेलाइड्स इतना डार्क येलो नहीं बनाते, इसलिए यहाँ पर येलो PPT वो लिखता है। अच्छा बेटा अब एक और देखें, ये आपके पास एक हेलाइड आइन था जो कि है Y नेगेटिव। जी बेटा क्लोराइड, बेटा क्लोराइड अगर होता ना, चले अभी आप देखिएगा आपका फ्लोरीन। बेटा फ्लोरीन का आपको बताया है कि हम रिएक्शन नहीं करते लेबॉर्ट्री के अंदर, वो टेस्ट ट्यूब के साथ खुद रिएक्शन कर जाता है। बेटा ये Y नेगेटिव,
जी बेटा। सर इसमें एक और एजेंट भी तो डालते होते थे, वो क्यों? बेटा वो नाइट्रिक एसिड डालते थे, वो उसका सिर्फ रोल ये होता है कि जो कार्बोनेट्स वगैरह हैं उनको ख़त्म कर दें, वो इस तरह एज इट इज़ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बेटा अगर देखें आपके पास एक हेलाइड है वाई नेगेटिव, उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं और ये AgY बनता है सॉलिड, और इस AgY का जो बेटा कलर है वो क्रीम प्रेसिपिटेट है, क्रीम प्रेसिपिटेट। तो आप क्या बताएंगे व्हाट इज़ वाई नेगेटिव? ब्रोमाइड आयन सर। बेटा ये होगा ब्रोमाइड आइन, ब्रोमाइड आइन होगा ना। इसी तरीके से बेटा अगर आप लेते हैं Z- और बेटा इसमें आपने डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट, और बेटा ये आपको दे रहा है AgZ सॉलिड और NO3-1, और ये बेटा वो कह रहा है कि ये वाइट PPT बने हैं, तो आप बताएं जी कि व्हाट इज़ Z नेगेटिव? क्लोराइड आयन सर। क्लोराइड आइन। तो बेटा ये अब क्लियर हो गया जो आपने O लेवल से पढ़ा था कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है जी इन हेलाइड आइन की। जी बेटा। जी सर। अच्छा बेटा लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन बाय कलर है ना, ये इस पर हम कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, ये इतना रिलायबल नहीं है बेटा, सिर्फ कलर्स की बेस पर आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि देखिए अगर आप इसको लेबॉर्ट्री में करें ना बेटा, तो मेरा ये नहीं ख्याल कि कोई बच्चा क्रीम प्रेसिपिटेट और वाइट प्रेसिपिटेट में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ये इतने क्लोज है, ये कलर आपस में बहुत क्लोज हैं बेटा। चलें येलो वाला तो बड़ा क्लियर होगा, लेकिन क्रीम PPT और वाइट PPT बेटा बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो बेटा फिर इनका जो है ना आइडेंटिफिकेशन जो है बाय द कलर वो इतना रिलायबल नहीं है। तो इसका बेटा एक और हम टेस्ट किया करते हैं, वो टेस्ट कौन सा है वो ज़रा देखिएगा बेटा। एक और टेस्ट हम करेंगे सर जो प्रेसिपिटेट के अंदर NH3 डालते हैं बेटा, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सर, लेकिन उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट बेटा। अच्छा बेटा देखिए अब कि मैं इसका टेबल बनाता हूँ और ये आपने इसी तरीके से याद करना है। हेलाइड आइन बेटा, ये आपके पास है क्लोराइड, ये आपके पास है ब्रोमाइड और ये आपके पास है आयोडाइड। बेटा इसके अंदर जब आप डालते हैं ऐड सिल्वर नाइट्रेट, बेटा आपके पास क्या बनता है जी यहाँ पर AgCl, यहाँ क्या बनता है जी AgBr, और यहाँ क्या बनता है जी AgI। सॉलिड है, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते भाई। और ये बेटा वाइट होता है, ये बेटा क्रीम होता है, और ये बेटा येलो होता है। अब बेटा इस मैंने आपको बताया कि इस कलर के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते बेटा। सर वैसे क्रीम का कोई कलर नहीं होता, अगर वो कलर पूछ ले इसका तो। बेटा क्रीम ही बताता है ना, वो मैं आपको जो कलर बता रहा हूँ ये अपने पास से नहीं बताता, ये मार्किंग स्कीम में जो कलर्स लिखे होते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। क्रीम कलर, वाइट कलर और बेटा येलो कलर, ठीक है, क्रीम ही होगा बेटा। आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखेंगे वहाँ पर भी क्रीम लिखेगा, मार्किंग स्कीम में चेक करेंगे वहाँ पर भी क्रीम कलर। आपने आज तक क्रीम कलर का नाम नहीं सुना बेटा? मैंने तो नहीं सुना। तो बेटा आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्रीम कलर होता है, इसको आप नेट पे चेक कर लेना, ठीक है। क्लास के बाद लिखना कि आपको क्रीम कलर का शेड वो आपको बताएगा। प्योर वाइट नहीं होगा, वाइट से थोड़ा सा डल होगा बेटा, प्योर वाइट नहीं होगा। अच्छा ये बेटा ये कलर्स जो है ना, लेकिन इनमें आपको बताया कि इसमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है भाई, वाइट और क्रीम कलर में ये आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो हम बेटा फिर इसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। वो कैसे? ये वो चीज़ है जो आपने O लेवल में नहीं पढ़ी बेटा, आप गौर से आपने सुनना है। इफ़ेक्ट, ये टेबल आपको बेटा याद करना है, ये आपको MCQs में पूछेगा, ये टेबल आप याद करेंगे। इफेक्ट ऑन PPT of adding dilute अमोनिया सोल्यूशन। बेटा आपने डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन डालना है किसके अंदर बेटा? इन प्रेसिपिटेट के अंदर। पहले इस टेस्ट ट्यूब में आप डालेंगे डाइल्यूट अमोनिया का सोल्यूशन, तो बेटा रिजल्ट क्या होगा कि प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व्स, प्रेसिपिटेट बेटा डिज़ोल्व्स हो जाएंगे। यही अमोनिया का सोल्यूशन आप AgBr में बेटा डालें, प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल। बेटा क्या वाइट और क्रीम आइडेंटिफाई हो गए या नहीं हो गए? बताएं मुझे अमोनिया के डालने से।
Yes, sir. जब प्रेसिपिटेट बेटा डिसॉल्व हो जाएंगे ना तो आपके पास क्लियर सोल्यूशन बनेगा, क्लियर सोल्यूशन, जबकि यहाँ पर वही क्रीम प्रेसिपिटेट ही रहेंगे। और बेटा AgI में क्या होगा कि प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर तो मसला आ गया ना, क्योंकि आपको क्रीम और इसमें अब वो करना है। हालांकि ये बेटा काफ़ी विजिबल है, इसमें आप आराम से बता सकते हैं ये डार्क येलो बनता है, ये क्रीम है। लेकिन इसका भी एक और कन्फर्मेटरी टेस्ट, इफेक्ट ऑन PPT by adding concentrated ammonia solution। सर वैसे हमने सिर्फ इन तीनों का याद रखना है। जी बेटा, इन तीनों को याद रखना। आपको बताया है कि फ्लोराइड तो है ही नहीं और एस्टेटाइड भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये तीन ही हैं हमारे सिलेबस में। अब बेटा देखें कंसनट्रेटेड डालने से क्या होगा, मुझे ये बताएं। एक चीज़ अगर डाइल्यूट में डिसॉल्व हो रही है तो कंसनट्रेटेड में तो लाजमी होगी भाई, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व, ब्रोमीन हो जाएगा। हाँ मतलब ये जो कंसनट्रेटेड अमोनिया है ना बेटा, ये अब आप इन प्रेसिपिटेट में दोबारा डालेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट में डालेंगे तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स। इसी तरीके से बेटा इस कंसनट्रेटेड अमोनिया को आप AgBr में डालेंगे, प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व्स। लेकिन बेटा जो आयोडाइड है उसके प्रेसिपिटेट ना डाइल्यूट अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं और ना ही कंसनट्रेटेड में, तो प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल। यहाँ तक बेटा बात ख़त्म नहीं होती। वो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, वो ज़रा देखिएगा। मुझे ये बताएं बेटा, मुझे ये बताएं कि जोन से सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl है। आप बेटा जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इस डिसॉल्व होने का क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है ये जो वाटर है ना बेटा, ये इसके लैटिस को ब्रेक करता है, सोडियम आयन अलहदा कर देता है, क्लोराइड आयन अलहदा कर देता है बेटा। ऐसे ये सोडियम आयन और ये बेटा क्लोराइड आयन इस तरह करता है जी, ठीक है जी। लेकिन बेटा बास सॉल्ट्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जिस तरह के AgCl है, उसका क्या मतलब है बेटा, उसका मतलब ये है कि आप AgCl को जब वाटर में डालते हैं तो जो वाटर है वो इस सिल्वर और क्लोराइड आयन के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता बेटा, जिसकी वजह से AgCl सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, डिसॉल्व नहीं होता बेटा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अभी मैं आपको इससे एक क्वेश्चन अभी लिंक करता हूँ कि जोन से सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होते हैं ना, तो वाटर बेसिकली उनको आयोनाइज कर देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस उनके अलहदा अलहदा कर देता है। और जोन से सॉल्ट्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वाटर उनके आयंस को स्प्लिट नहीं कर पाता, वो बेटा इकट्ठे ही रहते हैं। AgCl इकट्ठे हैं, ये स्प्लिट नहीं हो पा रहे। अब बेटा वो क्वेश्चन क्या पूछता है, सुनिएगा। वो क्वेश्चन ये पूछता है बेटा आपसे कि ये बताएं कि ये जो AgCl है ये तो वाटर में तो डिसॉल्व नहीं हुआ ना बेटा। AgCl वाटर में डिसॉल्व हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन अमोनिया में डिसॉल्व हो गया। तो ज़रा मुझे सोच के बताएं कि अमोनिया ने क्या किया होगा बेटा। AgCl को जब आपने वाटर में डाला था ना, तो वाटर इसको डिसॉल्व नहीं कर पाया था। AQ का मतलब है एक्वस, वाटर इसको डिसॉल्व नहीं कर पाया था बेटा। लेकिन इसी AgCl को जब आपने बेटा अमोनिया में डाला तो अमोनिया ने इसको डिसॉल्व कर दिया बेटा। अब आपका क्या इससे मतलब आप निकाल सकते हैं कि अमोनिया ने इसकी क्या चीज़ ब्रेक की होगी बेटा। क्या इसका लैटिस ब्रेक किया होगा, क्या इसके आयंस को सेपरेट किया होगा या नहीं किया होगा। डिसॉल्व करने के लिए इन आयंस का टूटना लाजमी है ना बेटा। अगर आप AgCl को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इन आयंस को ब्रेक करना होगा। तो इट मीन्स कि जो एक्वस अमोनिया है, डाइल्यूट अमोनिया, उसने बेटा इस सिल्वर और क्लोराइड आयंस के बॉन्ड को ब्रेक किया है। ठीक है जी, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ कि सिल्वर को बेटा उसने ब्रेक कर दिया, मतलब किससे, क्लोराइड से। इसको तोड़ा है, अमोनिया ने इसको तोड़ दिया बेटा। सिल्वर आयन अलहदा, क्लोराइड आयन अलहदा। और अमोनिया ने बेटा खुद सराउंड कर लिया है किसको, इस सिल्वर आयन को, दोनों साइड से। तो ये बेटा वो आपसे डिमांड करता है कि आप बच्चा इसका रिएक्शन लिख कर दिखाए उसको। ये देखिए बेटा, सिल्वर के ऊपर आप कहेंगे जी +1 किधर चला गया फिर। तो ये देखें बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +1 है। और ये कहाँ से आ गए भाई, अमोनिया। भाई अमोनिया ही तो वो सॉल्वेंट है जिसने सिल्वर और क्लोराइड को तोड़ा है। और तोड़ने के बाद सिल्वर आयन को कौन सराउंड कर रहा है, अमोनिया, दोनों साइड से, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। बेटा इसकी डिटेल
कि जी 4 क्यों नहीं कर रहे, 6 क्यों नहीं कर रहे, 2 क्यों कर रहे हैं, इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे A2 में। वो डिपेंड करता है बेटा साइज ऑफ केटाइन के ऊपर, कि जितना केटाइन का साइज बॉन्ड बना रहे हैं उससे बेटा कि डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं। ये जो कम्प्लेक्स है ना बेटा, इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स। इस कम्प्लेक्स की सारी डिटेलिंग A2 में है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपके जेहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो मेटल है, ये कैसे डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसको तो मेटेलिक बॉन्ड बनाना चाहिए। इसका आंसर A2 में मिलेगा। फिर सर 2 अमोनिया क्यों सराउंड कर रहे हैं, 4 क्यों नहीं कर रहे, 6 क्यों नहीं कर रहे, ये भी बेटा आप A2 में सीखेंगे। अभी सिर्फ आपने इस चीज़ को याद करना है कि जब भी सिल्वर क्लोराइड, आपसे स्पेसिफिकली यही पूछेगा बेटा, किसी और का नहीं पूछेगा, कि जब भी सिल्वर क्लोराइड अमोनिया में अगर डिज़ोल्व होता है तो अमोनिया क्या करता है, उसके लैटिस को ब्रेक करता है, और लैटिस को ब्रेक करने के बाद अमोनिया राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से उसको सराउंड कर लेता है। ये मतलब जो सिल्वर पर ये प्रेसिपिटेट, हम कहते हैं प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व, और आपका लैटिस जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है। सही ऐसे लिखना होगा। पर इसको या तो ऐसे लिख दें, या आप मार्किंग स्कीम में वो उसको ऐसे लिख देता है बेटा, AgCl प्लस, इसको बैलेंस बेटा कर लेना था बेटा, ऐसे करके लिख दें आप, NH3 2, और बेटा स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर बना दें कि सिल्वर का चार्ज जो आप शो कर रहे हो +1 और Cl-1, ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं। ठीक है जी। जी बेटा बताइए मुझे सर ये एक बात। और तरीका है रिएक्शन लिखने का, जी बेटा, ये एक और तरीका रिएक्शन तरीका नहीं है बेटा, बस मैंने क्या किया, इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने बस बॉन्ड्स को शो नहीं किया। तो आप अगर बॉन्ड शो नहीं करना चाहते आप ऐसे लिख दें। सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा कंडेंस किया, और ये डेटिव बॉन्ड जो कि अमोनिया का, जो कि नाइट्रोजन का लोन पेयर सिल्वर के साथ बना रहा था, वो मैंने शो नहीं किया बेटा। सर दोनों एक्सेप्टेबल जी बेटा जी, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा मुझे ये बताएं बेटा कि यहाँ तक क्लियर है? इसमें चीज़ें अभी तक हमने कौन कौन सी डिस्कस की है, मैं आपको फिर बताता हूँ बेटा। मुझे बल्कि थोड़ी सी चीज़ें आप बताएं बेटा, थोड़ी सी चीज़ें मुझे आप बताएं, 1 मिनट, थोड़ी सी चीज़ें मुझे आप बताएं। सबसे पहले बेटा मुझे ये बताएं कि जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस, इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हेलोजेंस में से? इसको लिख लें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो डिपेंड करता है एटॉमिक साइज के ऊपर। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बेटा क्या मतलब होता है, ये बताएं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ना, आप सोचें कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, एक बिगर साइज का एटम रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या स्मॉल साइज का एटम रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जी बेटा बताएं बेटा, बिगर साइज का एटम, बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिगर साइज का एटम रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या स्मॉल साइज का एटम रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? स्मॉल साइज। स्मॉल साइज का। तो बेटा अब ये चीज़ आपने याद कर लेनी है कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेलोजन में कौन है? फ्लोरीन, ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज। ठीक है जी। दूसरी चीज़ बेटा मुझे ये बताएं, स्मॉल एटॉमिक साइज वैसे सिर्फ बेस करती है बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बिल्कुल नहीं आती है। बेटा मैंने आपको बताया था कि सोचने के लिए ना, आप ये सोचें यार कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ये तो मैंने आपको थॉट प्रोसेस बताया। आप सोचें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है, तो ज़ाहिर बात है वो अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो गेन भी वही करेगा। लेकिन अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पूरे फैक्टर देखना चाहते हैं तो वो सारे आयोनाइजेशन एनर्जी वाले हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी वाले फैक्टर लगाएं, आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसका साइज स्मॉल है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, अलबत्ता न्यूक्लियर पुल कम है अलबत्ता आयोडीन से। लेकिन बेटा उस न्यूक्लियर पुल के इफेक्ट को कौन मिनिमाइज कर रहा है? इसका लेस शील्डिंग इफेक्ट, स्मॉल एटॉमिक साइज, दो फैक्टर जो है ना इसको स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना रहे हैं। दूसरी बात लेकिन डिसाइडिंग रीजन क्या है बेटा? 3 फैक्टर हैं, न्यूक्लियर पुल, एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट। मुझे बताओ कि कितने फैक्टर हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत को? 2, और एक फैक्टर बेटा सपोर्ट नहीं कर रहा। तो फिर आप खुद बताओ कि क्या होना चाहिए इसको, फ्लोरीन को? जी बेटा आपकी आवाज़ बीच में जा रही है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, सर फैक्टर्स की बात करें, बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3 फैक्टर्स जो आपने बताए हैं, स्मॉल एटॉमिक साइज, लेस शील्डिंग इफेक्ट, ये 2 फैक्टर इसको अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना रहे हैं या नहीं?
अच्छा ओके। तो फिर फ्लोरीन इज़ द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे बताएं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपके पास हेलाइड नेगेटिव आयन का होना लाजमी है। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बेटा कौन होता है जो रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे? लूज करे जी। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बेटा जितना एटम का आयन का साइज बिगर होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आयोडाइड सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दो बातें मैंने बताई। तीसरी बात बेटा मैंने ये बताई है आपको आज के टॉपिक में कि जो हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं HF, HCl, HBr और HI, इसको बेटा सबसे थर्मली मोस्ट स्टेबल कौन है और लीस्ट स्टेबल कौन है? शाबाश, ये बता दें सर। बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। आप आंसर इसका दो कि HF ज़्यादा स्टेबल है या HI? HF इज़ द मोस्ट स्टेबल। और जब रीज़न पूछेगा तो आप बताएंगे ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्यों है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ स्मॉल है। और HI के बारे में क्या बताएं? मेंशन करेंगे जी बेटा, जब एक्सप्लेनेशन देंगे तो बिल्कुल करेंगे कि लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगी, अगर HI के अंदर लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड वीक हो गया है तो लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, तो इसलिए ये लीस्ट स्टेबल है। बेटा ये मुझे फिर बताएं कि ये थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड याद हो गया ना कि HF इज़ द मोस्ट स्टेबल, HI इज़ द लीस्ट स्टेबल। तीसरी चीज़ बेटा जो मैंने आपको बताई, तीसरी चीज़ जो मैंने आपको आज के लेक्चर में बताई है, ये आप पॉइंट्स लिख लें, ठीक है सर। आज के लिए सारा पढ़ लिया बेटा। आज के लिए इतना ही रखूंगा, आगे मैं कल जो है ना फिर इसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। कल ये टॉपिक ख़त्म होगा और कल सारी चीज़ें नहीं हैं। आज तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो आपने O लेवल में पढ़ी हुई थी बेटा। कल एकेडमी स्टूडेंट्स की क्लास है। हाँ जी बेटा, इसी टाइम होगी 9 to 11। ऑनलाइन है, लाइव है बेटा ऑनलाइन क्लास होगी। पर ये बताएं बेटा, तीसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन, H2 का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ, H2 का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, H2 का रिएक्शन आयोडीन के साथ, कहाँ पर फास्ट रिएक्शन होगा बेटा? फ्लोरीन के साथ। और बेटा इसको याद रखने के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया कि आपने सोचना है कि अब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के दरमियान। तो जहाँ पर देखें रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन का साइज़ तो पूरे उसमें सेम आ रहा है, लेकिन जहाँ पर जहाँ पर स्मॉल एटॉमिक साइज़ वाला एटम होगा वो ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो फास्ट रिएक्शन देगा, जिस वजह से H2 और F2 का रिएक्शन फास्ट होगा। और H2 और I2 का रिएक्शन बेटा इतना स्लो है कि आप हीट देंगे तो उसके बावजूद भी वो रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा शो करेगा। और बेटा जी बेटा सर, इसमें भी एटॉमिक साइज वाला फैक्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते बेटा? आपको मैंने लेकिन ये inverse बताया है कि हाइड्रोजन और आयोडीन का अगर आप रिएक्शन देखें तो आया ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं बेटा? है सर। रिडॉक्स रिएक्शन है ना, एक मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। लेकिन बेटा अगर आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है ना हाइड्रोजन, उसका साइज़ स्मॉल है, तो हम बेसिकली एटॉमिक साइज़ की ही बात नहीं कर रहे क्या? लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा फ्लोरीन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से फ्लोरीन को हमने कहा कि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ड्यू टू इट्स स्मॉलर एटॉमिक साइज़। तो स्मॉल एटॉमिक साइज़ होने की वजह से बेटा ये फास्ट रिएक्शन देगा, बड़ा एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा, और आयोडीन जो है बड़ा स्लो रिएक्शन देगा। और लास्ट चीज़ बेटा मैंने आपको आज की क्लास में ये बताई है कि ये जो हेलाइड आइन है, हेलाइड आइंस जिस तरह क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए बेटा आप क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालते हैं। तो क्लोराइड वाइट पीपीटी बनाता है बेटा, ब्रोमाइड क्रीम पीपीटी बनाता है, और आयोडाइड बेटा येलो पीपीटी बनाता है। लेकिन आपको मैंने ये बताया कि कलर्स इतने रिलायबल नहीं हैं, ठीक है? तो मज़ीद जो इनका कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो कैसे करेंगे? आप हर टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे डाइल्यूट एक्वस अमोनिया के। जिस टेस्ट ट्यूब में बेटा प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व हुए, समझ जाना कि वो वाइट प्रेसिपिटेट थे और वो क्लोराइड की वजह से थे, और बाकी दो में नहीं होंगे। फिर आप बेटा नेक्स्ट रो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने इफ़ेक्ट ऑफ कंसनट्रेटेड अमोनिया डाला था। कंसनट्रेटेड अमोनिया जब बेटा मैं डालूंगा तो कंसनट्रेटेड अमोनिया सिर्फ येलो प्रेसिपिटेट को डिज़ोल्व नहीं करेगा, AgBr को भी डिज़ोल्व कर लेगा, AgCl को भी डिज़ोल्व कर लेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने आज किया है। कल इंशाल्लाह बेटा यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और कल की टाइमिंग मैंने आपको क्या बताई है बेटा? 10 to 11 है, 10 to 12 है, ठीक है? 10 to 12, ठीक है बेटा? सर